Welcome back, students of class 10. Today we'll start a new chapter in economics, sectors of the Indian economy. Now, what are economic activities? We all know that economic activities are those activities that are related to the generation of goods and services in order to gain what? In order to gain profit. So, every economy में क्या होता है? 3 sectors होता है. Depending on the nature of the work, वो सेक्टर करता रहता है. जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. सो इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है ना, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है. एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, विच आर गवर्न बाय रूल्स. किसने कौन रूल बनाता है? गवर्नमेंट. एंड द अदर होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, विच आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो सबसे पहले आता है मेजर सेक्टर्स में प्राइमरी सेक्टर. अब ये सेक्टर क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है सारे जो एक्टिविटीज होता है जहां पर गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है बाय एक्सप्लॉइटिंग natural resources. For example, cotton, milk, minerals and ores. These are natural products as they are obtained from the nature. Since most of the natural products are obtained from the agriculture, dairy, fishing, forestry etc. इसको agricultural और related sector भी बोला जाता है. उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर. एक्चुअली ये सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसमें क्या आता है? वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलता है या एक्टिविटीज में या प्राइमरी एक्टिविटीज में, दैट थिंग्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग. ये नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी सेक्टर का. प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर. नेचर तो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करते, वहां पर एक्वायर किया जाता है एज रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेस, बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल. दिस में टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री, वर्कशॉप और घर पे भी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, यार्न एंड क्लॉथ वीविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर आता है. शुगर और गुड़ जो हम लोग खाते हैं वो शुगर केन से आता है. अब ये सेक्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है. दैट्स व्हाई वी ऑफन कॉल देम इंडस्ट्रियल सेक्टर. थर्ड जो मेजर सेक्टर आता है वो होता है टर्शियरी सेक्टर. इस सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है? वही सब एक्टिविटी जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में हेल्प होता है डेवलपमेंट के लिए. दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते, बट दे प्रोवाइड और जनरेट बोल सकता है सर्विसेज, जिसमें ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है. जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग. अब ये सेक्टर सर्विस जनरेट करता है गुड्स से ज्यादा, तो इसको कभी कभी सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है. अब ये सेक्टर कुछ और एसेंशियल सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. They are provided by some professionals, that is the doctors, lawyers, teachers, barbers, etc. And information technology also, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इंटरनेट कैफे, ATM booths, कॉल सेंटर्स etc. अब ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या है हम लोग को तो पता है. वही इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करता है, डेवलप और मेंटेन करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अब क्या होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स को कंपेयर किया जाता है किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल वर्किंग इन देम एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. जैसे द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ 2 टाइप्स. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या होता है? इसको सुनते ही समझ में आ रहा है, वही गुड्स जो कंज्यूमर से डायरेक्टली कंज्यूम होता है, आर नॉट मेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फर्दर प्रोडक्शन. These goods are included while calculating the total production. अब उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस क्या होता है? ये वही गुड्स एंड सर्विस होता है जो फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. These are not included in calculation of total production as their value is already included in the फाइनल गुड्स. जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग दे सकते. सपोज ए फार्मर व्हीट बेच रहा है फ्लावर मिल को एट ₹8 पर kg. ठीक है, तो फ्लावर मिल क्या मिलता है? व्हीट को ग्राइंड करता है, ग्राइंड करके व्हीट बनता है और उसको कोई बिस्किट या ब्रेड कंपनी को सेल करता है 10 रुपीज पर kg. तो पहले उसने व्हीट बेचा था 8 रुपये करके, अभी 10 रुपए. अब ये जो ब्रेड या बिस्किट कंपनी उसने क्या करता है, उसमें शुगर, ऑयल, ये सारे को जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें और एड ऑन करता है और 4 पैकेट सपोज बिस्किट बनाता है. अब ये 4 पैकेट बिस्किट, एक एक बिस्किट के में 15 बिस्किट डाल के 60 रुपए में उसको सेल करता है कंज्यूमर्स को. तो इस एग्जांपल में बिस्किट होता है फाइनल गुड. अब उसके साथ जो फ्लावर होता है, शुगर, ऑयल और उसके बाद सर्विस होता है जो मिल्क का, ये सारे होता है इंटरमीडिएट गुड्स.
अब ये वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड होता है इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्शन फॉर दैट ईयर। अब ये सम ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू प्रोड्यूस्ड इन ऑल द थ्री सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर है, उसी को बोला जाता है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या शो करता है? टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। टास्क ऑफ एस्टिमेटिंग जीडीपी इन इंडिया इज अंडरटेकन बाय Central Government Ministry. This ministry along with government departments from all Indian states and union territories क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है on goods and services and then prices। उसके बाद एस्टिमेशन होता है जीडीपी का। अभी कुछ चेंजेस हुआ था हिस्टोरिकली इन द सेक्टर्स। कैसे? जैसे प्राइमरी सेक्टर पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर था इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट के लिए। अब न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग आ रहा है, मोर फूड एज प्रोड्यूस्ड हो रहा है, अब न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स अब इमर्ज हो रहा है, फैक्ट्रीज एक्सपैंड होता जा रहा है, पीपल अभी सारी इंडस्ट्री में से काम करना चालू हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, सेकेंडरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिलने लगा। फर्दर देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर ऑल्सो इन सम डेवलप्ड कंट्रीज। टर्शियरी सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर्स के बिना ये कंज्यूमर्स तक कोई भी गुड्स या सर्विस पहुंच ही नहीं सकता। अब इसके रीजंस क्या है? ये जो इम्पोर्टेंस राइज हो रहा है टर्शियरी सेक्टर का प्रोडक्शन में, तो व्हाट कैन बी द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? कुछ में कुछ रीजंस होता है। जैसे इन डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है ना, गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज। कौन सा बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता रहता है? जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, ओके, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, ये सारे होता है, बैंक्स भी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज। अब इसके वजह से ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, स्टोरेज, इसका भी इम्प्रूव होता जा रहा है। डिमांड फॉर दिस सर्विसेज इंक्रीजेस विद द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स। उसके बाद और एक रीजन है, इनकम लेवल्स इंक्रीज होते जा रहा है। सर्टेन सेक्शंस पीपल क्या डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि मोर सर्विसेज। कौन सा सर्विसेज इंक्लूडेड हुआ है? अभी टूरिज्म हुआ है, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट स्कूल्स, ये सारे सर्विसेज। Certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. However, not all the service sector is growing equally. There are limited number of services that employ highly skilled, आप बोल सकते हो एजुकेटेड वर्कर्स। दिस पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो इसके वजह से क्या होता है ना, ये टर्शियरी सेक्टर प्रोडक्शन में इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। अब दूसरा टॉपिक जो आ रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स। इन इंडिया देयर इज मच चेंज इन द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, बट अ सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन प्लेस इन द एम्प्लॉयमेंट। उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है। क्यों? बिकॉज इनफ जॉब्स आर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर्स। अब मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। मेनली क्या होता है? एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज है। Therefore, more people work than actually needed, and everyone work less than their capacity and also earns less. This is called underemployment. और ये बहुत एक important term है, underemployment. ये underemployment क्या है, हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। सो मोर पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड। जितना नहीं जरूरत है उससे ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। एंड एवरीवन वर्क लेस देन देयर कैपेसिटी। ऑब्वियसली मेरा कैपेसिटी 100% है, लेकिन लोग ज्यादा है तो हम 100 तक नहीं वर्क करेंगे, उसके लेस देन माई कैपेसिटी आई यूज टू वर्क। और उसके वजह से क्या होता है? अर्निंग भी लेस होता है। तो इसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है ना, एवरीवन डज सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। This is the situation of underemployment where people appear to be working but they work less than their potential. अब कुछ टाइम क्या होता है ना, this kind of underemployment is hidden in contrast to someone where it is clearly visible that a person has no job and unemployed. It is called disguised unemployment. इसके वजह से क्या होता है, ज्यादा टाइम क्या होता है ना, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो इसको बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ऑकर्स होता है, कब होता है? वही सेक्टर्स में, एंड मेनली ये सर्विस सेक्टर में होता है, अर्बन एरियाज में। तो इसके बाद जो है हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे ये सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवीजन किया जा रहा है, MGNREGA क्या है,
अब ओनरशिप के हिसाब से सेक्टर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है और उसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, तो ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, A to Z पढ़िए, एक वर्ड ना छूटना चाहे ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो।